क्लास 7 हिस्ट्री अध्याय 1 कहाँ कब और कैसे। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथों में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज़ के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। आपने कक्षा 6 अतीत से वर्तमान भाग में हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते थे। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिले तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगे। आगे की चर्चा हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी से के मध्य 18वीं शताब्दी के मध्य तक करेंगे। लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना, तुर्कों की चर्चा विस्तृत रूप से इकाई 3 में की गई है के बाद प्रचलित हुआ। 230 ईस्वी में भारत का ये मानचित्र है। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य को यहाँ पे दिखाया गया है। समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उस क्षेत्र पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। इस प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्जे बिहार का नाम दिया और मुगल काल की चर्चा इस इकाई 4 में विस्तृत रूप से करेंगे। में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। मानचित्र 1 के 8 प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। मानचित्र 2 करीब 700 वर्षों के बाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब की विशाल साम्राज्य दिखता है। इसके भी प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती, कल कारखाने आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। दोनों मानचित्रों का अवलोकन करने पर आप क्या अंतर पाते चर्चा करें। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इनसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए अब हम विभिन्न देशों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर एक नज़र डालें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेती की कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था, बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अपने शिक्षकों से उन पर चर्चा करें। खेती की सिंचाई हेतु जल
प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाब और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुओं के से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीकी यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अर्घट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता रहा है। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती है जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती है। वहीं दांतेदार पहिए इसमें पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति के ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। आज भी कई गांवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहट का चित्र दिया हुआ है और ये धुनिया का चित्र है और ये चरखा का चित्र है। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथों से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखों का प्रयोग होने लगा। धुनिया की कमान यानी धुनकी भी संभवतः इसी समय भारत में आई, जहाँ तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वही चरखे से सूत काटने की गति काफ़ी बढ़ गई। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़ों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग ताड़ के पत्तों का अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। कागज सबसे पहले चीन में बनाया गया था। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई। व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुधार हुआ। इस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने इकाई जो 3 में इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिरोज शाह दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों एवं धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। नाल लगने से 2 लाभ थे। पहला, इसमें नरम जमीन पर घोड़े के पैरों को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी और दूसरी, खुरदरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए, परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। नई प्रौद्योगिकी एवं विचारधारा लाने में भारत के बाहर से आए लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन भारत से ही इस उपमहाद्वीप के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाते थे। ठीक इसी प्रकार इस देशों में भी लोग व्यापार करने भारत आते थे। ऐसे ही एक व्यापारियों का समूह अब अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिम तट से होकर भारत आया। धीरे धीरे इनमें कुछ व्यापारियों ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर अल्लाह, हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। अरब लोग अपने साथ अपने यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा और पकवान लेकर भी आए। इसमें प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख है। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत से लेकर आए। मध्यकाल के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम आज भी खाते हैं? उस दौर में आम लोग क्या पहनते होंगे?
अरबों का प्रभाव भारत के सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इस संपर्क में से ज्ञात विज्ञान विज्ञान और वैचारिक स्तर पर सीमित आदान प्रदान हुआ। कालांतर में तुर्क, अफगान, ईरानी और मुगलों ने इस देशों में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इसके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े। क्या कारण रहा होगा कि भारत अतीत से ही संसार के लोगों को के लिए आकर्षण का केंद्र रहा? इनसे हमारी भाषा, रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे ही गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप आगे की इकाइयों में पढ़ेंगे। क्या आपको अपने गांव में गंगा जमुना संस्कृति की झलक देखने को मिलती है? प्रसिद्ध विद्वान और सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिलह सिंधी के एक अरबी गीत का उदाहरण दिया जिसमें वह भारत की दिल खोलकर प्रशंसा करता है। मेरे मित्रों ने नहीं माना कि ऐसी अवस्था में यह बात ठीक नहीं थी, जबकि भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की सौगंध, यह वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध, मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार से रहित है। इसकी मुख्य चीज़ों में कस्तूरी, कपूर, अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए है जो मैले हो, और भांति भांति के इत्र, जायफल, संबुल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी और चंदन, और यहाँ के बब्बर, शेर, चीते, हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में कुलंग, तोते, मोर और कबूतर है। वृक्षों में यहाँ नारियल, आबनूस और काली मिर्च के पेड़ हैं, और हथियारों में तलवारें हैं जिनको कभी सिकली की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऐसे भाले हैं जब वे हिले तो उनसे सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख के सिवा कोई और भी ऐसा है जो भारत के इन गुणों को अस्वीकार कर सकता है? इस समय स्थानीय धर्म में काफ़ी बदलाव आया। इस समय इस देश के बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें कई तरीकों से पूजते हैं। कभी कभी अग्निकुंड में होम हवन भी करते थे, जिससे यज्ञ कहा जाता था। भक्ति संतों के वैसे दोहों पर चर्चा करें जिससे आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती है। मध्य युग में हिंदू धर्म के भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। ये तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं। लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल, खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे। जैसे कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। गुप्त काल में मातृदेवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी में इस उपासना के तंत्र मंत्र का विकास और बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा तथा चर्चा अनेक प्रकार से की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों का निर्माण के लिए जाने जाते हैं। वैसी वस्तुओं की सूची बनाए जिसे हवन में डाला जाता है। इस युग में
एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। इनके दोहे आज भी आप आम आदमी के मुंह से सुनते होंगे एवं हिंदी की पुस्तकों में पढ़ते होंगे। इन लोगों में इस बात को समझाने का प्रयास किया कि बिना किसी कर्मकांड, बाह्य दिखावे के प्रेम, भाईचारे एवं भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद सब त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्ति कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। इनके बारे में विशेष रूप से आप इकाई 7 में पढ़ेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय। अभी आपने देखा कि मध्यकाल में जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तनों ने लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कई समुदाय अस्तित्व में आए। इस काल में राजपूतों ने भी भारतीय इतिहास में एक नई शक्ति के रूप में पदार्पण किया। राजपूत कौन थे और कहां से आए थे, इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे। एक अन्य समुदाय कवि और चारण था जो राजाओं के पराक्रम, उनकी दयालुता और विजय गाथाओं का गुणगान करता था। इस काल में जन्म लेने वाले अनेक जातियां सामाजिक क्षेत्र में अब भी सक्रिय है। राजाओं के दरबार में मुख्यतः लिखने पढ़ने का कार्य करने वाली कायस्थ जाति भी इसी काल में प्रकाश में आई। इसके अलावा सिख, जाट आदि समुदाय भी राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुए। इस समय बिहार में बहुत से राजनीतिक समूहों का उदय हुआ जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख थे। चेरों के शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर शाहाबाद जिला पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था जिसके 2 बेटे चांद और मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। जंगल काटे जा रहे थे। जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ रहा था। कुछ वनवासी जंगलों की खेती योग्य भूमि बनाने में जुटे थे। वे किसान बन गए। धीरे धीरे उनके जीवन में जटिलता आने लगी। किसानों का ये नया समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर दिखाई पड़ने लगा। उनके बीच ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। वे जातियों एवं उपजातियों में विभाजित होने लगे। ये जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास को जानने के साधन। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इस काम को विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे सभी साधन स्रोत कहलाते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में समझ विकसित की है। इन स्रोतों की लिखित रचनाएं अथवा पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र इत्यादि शामिल है। प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में इन स्रोतों की संख्या में वृद्धि हुई और इनमें विविधता आई, किंतु प्रधानता लिखित सामग्री की ही है। जैसे कि आप जान चुके हैं कि 13वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रचलन व्यापक ढंग से होने लगा। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासन संबंधी अन्य प्रपत्र अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में सुरक्षित है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज भी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। स्मरण करें जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में समझ विकसित की थी।
इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। हमारे देश के बहुत सारे मंदिरों, मस्जिद और गांवों में अभिलेख आज भी मिलते हैं। इस काल में स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तत्कालिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियां हस्तलिखित सामग्री है, जैसे कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियां अनेक भाषाओं में हैं, जिनके हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे। प्रस्तुत फरमान को औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य एवं अन्य भूमि, उससे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल वंश का नियंत्रण होगा और उसकी उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। इस फरमान से जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छापेखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी नकल तैयार करते। कालांतर में प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती गई, जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगी। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने का प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी गई ज्ञान विविध संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं, जिससे मध्य युगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी। लघु चित्र का नमूना यहाँ पे दिया गया है। सचित्र, ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इस लघु चित्रों को मिनिएचर कहते थे। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिण भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला था। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कल्हण की राज तरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अल-बरूनी की पुस्तक तहकीके हिंद तारीखुल हिंद से उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। मिनहाजुल सिराज कृत तबकाते नासिरी में मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासक पर विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं का शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक चित्रण है। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। शब्द सामान्यतः ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है, जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई है। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। स्मरण किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन जो उसे याद रहे, वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबर नामा कहलाता है। उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों और यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनसे आपसी संबंध के लोगों के रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्जा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। वे कद में छोटे थे, उनकी दाढ़ी गोल और चेहरा मांसल था और वे मोटे थे। उनका चोंगा इतना तंग रहता था कि उनकी डोरियों को बांधने के लिए उन्हें अपने पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोंगे के बंध टूट जाते। वे पहनावे और बोली दोनों हितों में रुके थे। यात्रियों के वृत्तांत में इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता मराकश, मोरक्को का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन
तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में विस्तृत रूप से आप इतिहास में पढ़ेंगे। शासन काल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथिक्रम को समझने में सहायता मिलती है। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उसके आर्थिक संबंधों के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज भी संग्रहालयों में जाकर देख सकते हैं। इस काल के शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिदों, मकबरों एवं किलों की इस काल में धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इसमें से कोई इमारतें जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खुंजवाड़े के मंदिर को आप आज भी देख सकते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी देखना स्मरणीय है। शेर शाह का सासाराम, रोहतास जिला स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के स्मरणीय एक सुंदर नमूना है। मनेर में मखदूम शाह दौलत की समाधि भवन की एक उच्च कोटि की कला के उदाहरण प्रस्तुत करती है। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों के में पटना से 18 मील दूरी पर स्थित वैकुंठपुर शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की भी प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को प्राप्त है। इतिहासकार की भूमिका, जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद के बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। सन 1328 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी अपनी किताबों में लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में लिखा है, एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, तिलंग, मावर समुद्र तथा काम्पिला इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेना अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाए। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों, इस्लामी ग्रंथों के अध्ययन करने वाले को आलिमों बोला जाता है, तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। एक साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों को घर उसने मोल लिए। इस घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वाले को दे दी जाए ताकि वे वहां जाकर अपने लिए घर बनवा ले। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन न कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से
आलिमों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया गया, मगर इस प्रकार लोगों के लाने से दिल्ली आबाद न हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वह लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। एसामी ने अपनी किताब फितूह उल सालतीन में लिखा है कि सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था कि वह उनके लिए मन में विष छिपाए है। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी है वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी, जो कोई इसका पालन न करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। प्रदेशवासी स्त्री एवं एकांतवासी सूफियों को उसके घरों से बाल पकड़ निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकाले। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष की थी और वे एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े व्यक्ति, स्त्री एवं बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। उनके लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में अत्यधिक कठिनाई सहन करने के केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंचा। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौवे को बसा दिया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार के निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने अपने पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उसकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। आपके ध्यान में यह बात आ गई हो कि मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन पर बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एकमत रखते हैं। जैसे कि सुल्तान ने लोगों को दिल्ली और दौलताबाद जाने का आदेश दिया, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटनाओं के बारे में बर्नी कई ऐसी बातें लिखता है जो एसामी नहीं लिखता। जैसे कि बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में एक ऐसा विचार नहीं था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। यह हमारे लिए परेशानी की बात है। हम यह कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार थे, इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐसी कठिनाई बहुत ही हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे जरूर हुई होंगी, पर वे एक ही व्यक्ति कह रहा है, उसके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वे जरूर हुए होगी। बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर इस कठिनाई से जूझते हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोत को ढूंढते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना। इतिहास अतीत को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने के कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। पिछले कक्षा में जो आपने इतिहास में पढ़ा उसमें प्राचीन समाज में कई प्रकारों का समावेश था। इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया। ऐसा क्यों? अब जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के आसपास भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इस परिवर्तनों को प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उसका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम
कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई। 18वीं शताब्दी आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय नए नए परिवर्तन होते रहे। इन पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं कि उसकी तुलना पिछली कक्षा में पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें।